बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन का जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KPK में इंतखाबात करवाने के हवाले से इस पे, और इसके अलावा आर्टिकल 245 क्या है, 245 को कैसे चैलेंज किया जा सकता है और उस पर क्या हुक्म आ सकता है। फिर हम बात करेंगे आर्मी एक्ट के तहत 16 अफराद को जो है वो कमांडिंग ऑफिसर के हवाले किया गया, अब उनके साथ उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और काजी फायज़ ईसा साहब, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया गया है जो कमीशन ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी करेगा और उसको चैलेंज भी कर दिया गया है। फिर आखिर में मुख्तसर बात करेंगे क्या सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। फैज़, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन के मामलात पे। इलेक्शन तो नहीं हुए, 14 मई भी गुजर गई और फिर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई गवर्नमेंट की तरफ से भी। इलेक्शन कमीशन का भी ये कहना था कि डेट देने का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को हासिल नहीं है। इलेक्शन ज़मीनी हक़ाइक़ पर बात कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकला का जो है वो ये मौक़िफ़ था। ज़मीनी हक़ाइक़ और शफाफियत का तयन करना इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी है। चीफ जस्टिस साहब ने ये अपने रिमार्क्स दिए। इसके डस्का में प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हो गए थे, चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा, और लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई रोक रखी है उस पर। ये अदालत को जो है वो बताया गया। जी फैज़, क्या मामला है भाई, ये किस तरफ जाता नज़र आ रहा है? हम भी हर जंजीर अदल के अंदर जो है वो इसकी समात शुरू कर देते हैं, समात पे डिस्कशन शुरू कर देते हैं। इलेक्शन तो होते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि वो तो गुजर के आगे भी इलेक्शन थोड़े से, मुझे तो थोड़ा सा लग रहा है, मेरी ज़ाती राय है कि अक्टूबर नवंबर वाले भी थोड़ा सा डिले होंगे, क्योंकि जो आजकल मामला चल रहे हैं। बहरहाल हम बढ़ रहेंगे प्रोसीडिंग के ऊपर। देखिए, आपकी बात दुरुस्त है। अक्टूबर नवंबर के जो टाइम पीरियड है उस पर अब नेशनल असेंबली डिज़ोल्व होगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे वो तो अब अक्टूबर आएगा तो हमें पता चलेगा। महसूस मुझे तो बहरहाल ये नहीं होता कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर से आगे जाएंगे। जो अभी पंजाब और KPK की हद तक है, KPK की हद तक भी ये बात नहीं है, बात तो सिर्फ पंजाब की हद तक रह गई है, क्योंकि ये जितनी भी समात सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है उसमें बात सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस की हद तक होती है। KPK के इलेक्शन तो बिल्कुल ही साइड लाइन हैं इस वक्त। तो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन जो हैं ये अनकरीब हमें अक्टूबर से पहले होते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से कुछ और अभी आइनी मुश्किलात का भी सामना होगा इस मुल्क को, ख़ास तौर पे पंजाब और KPK के अवाम को, क्योंकि जो मुद्दत है इंटरिम हुकूमतों की अब वो भी चैलेंज होगी। इंटरिम हुकूमतों की जो ऑपरेशंस हैं वो भी चैलेंज होंगे। उसके बाद अभी जून में बजट आना है, तो बजट किस तरह पास होएगा, जबकि असम्बली ही पंजाब की और KPK की नहीं है। तो ये अभी कुछ और आइनी मसाइल हैं जो खड़े होंगे, और मुझे नहीं नज़र आता कि जो सूरत हाल जिस तरफ जा रही है आज, गालिबन मई के इख्तिताम पर हम पहुंच गए हैं, तो मुझे तो नहीं नज़र आता कि ये इलेक्शंस जो हैं ये कोई अगले 2-3 महीने या अक्टूबर से पहले इलेक्शंस जो हैं वो होती हैं। और जिस तरह की सियासी सूरत हाल भी मुल्क में इस वक्त बनी पड़ी है, एक केओस का मंजर है, एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके लोग जो हैं वो गिरफ़्तार भी हो रही हैं, उसके लोग जो हैं वो मुकदमों में लपेटे जा रहे हैं। 9-10 मई के वाक़यात के अंदर एक उसी पार्टी के जो सीनियर मेंबरान हैं वो इस्तीफ़े दे रही हैं। तो एक बहुत पॉलिटिकल केओस की सिचुएशन है। नई जमातें भी तो आ रही हैं, वो आज पता लगा था कि जहांगीर तरीन साहब भी कुछ सियासी जमात लेके आ रहे हैं, और फिर ये भी है कि फिर वो जहाज़ उनका फिर एक दफ़ा बिल्कुल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी भी एक निकल आई है बाहर, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है उसका भी प्रोसेस शुरू हो गया है। तो यही बात है कि जितनी इस वक्त पॉलिटिकल केओस मुल्क में मचा हुआ है, मुझे नहीं नज़र आता कि अभी इलेक्शन होंगे। और मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो भी नहीं चाह रहे होंगे कि इमीडिएटली जो है वो इलेक्शंस पंजाब और KPK में होल्ड कर दिए जाएं, क्योंकि उनको भी अब ज़रूरत है, मुझे लगता है, अपनी पार्टी के ऊपर वापस गिरफ्त करके और अपने पार्टी के लोगों खान साहब को इस चीज़ का आइडिया है। देखिए, उस दिन भी परसों उनका मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा, कल अनाउंस करूंगा। तो इसका मतलब है कि उनको डाउट था कि कल तक पता नहीं कौन बचता है कौन नहीं बचता, तो मैं ये ना कमेटी बनाऊं तो मेरी कमेटी का रुकन ही कोई चला जाए। बिल्कुल, देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है आइन में 90 दिन का जो टाइम पीरियड था वो बिल्कुल तयन है आइन के अंदर, और उसका वो 90 दिन का टाइम पीरियड जो है वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। अब वो सवाल ये नहीं है कि इलेक्शन जो हैं वो 90 रोज़ में होंगे या नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कब होंगे, कितना जल्दी होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरफ मामला जा रहे हैं, ये अक्टूबर में नेशनल असेंबली की मुद्दत पूरे होने
तक ये चीज़ जो है ये अब आगे जाएगी और अक्टूबर के अंदर ही इसकी कोई सूरत हाल इलेक्शंस की जो है वो बनेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैज़, अब ये तो मामला चल रहा है आर्टिकल 245, ये क्या है? इसको भी चैलेंज किया गया है। आर्टिकल 245 हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा जरा। देखिए, आर्टिकल 245 के तहत मिलिट्री बुलाई जाती है इन एड ऑफ सिविल पावर्स। ये पिछले दिन जो वाक़यात हुए थे लाहौर में और मुल्क के बेशतर शहरों के अंदर, जिसके अंदर एक बिल्कुल ही केओस की सूरत हाल थी। सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ जली हुई नज़र आती थीं, शोहदा के जो मुजस्मे हैं वो तोड़ के जलाए जाते थे, आर्मी तनसीबात के ऊपर हमले हो रहे थे। तो ये सिविल गवर्नमेंट के हाथ से सिक्योरिटी सिचुएशन निकलती नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से आर्टिकल 245 के थ्रू मिलिट्री जो है उसको बुलाया गया था। तो मुझे लगता है कि अब अगर ये जो सूरत हाल है ये क्योंकि डाई डाउन हो गई है, जो प्रोटेस्ट थी वो ख़त्म हो गई हैं, जिस तरह भी ये सारा एक सूरत हाल बनी हुई थी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर, वो सूरत हाल अब ख़त्म होने पे आ गई है। तो मुझे लगता है कि अब तो आर्टिकल 245 का इतलाक़ भी जो है वो अपने इख्तिताम पर वैसे भी पहुँच गया। बिल्कुल। अच्छा फैज़, ये बड़ी डिस्कशन हो रही है, बड़ा मेन सवाल है। कल 16 अफराद जो थे मुलजिमान थे शरपसंद, जिनको हिरासत में लिया गया था, उनको 80C कोर्ट से जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट से कमांडिंग ऑफिसर के हवाले किया गया उनकी दरख्वास्त पर, और इनके ख़िलाफ़ जो है अब वो आर्मी एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा चलेंगे। जी बिल्कुल, ये पिछली दफ़ा भी हमारी इस बारे में बात हुई थी। देखें, आर्मी एक्ट के तहत जो ऑफेंसेस हैं जिनके ऊपर ये ट्रायल चलेंगे, जिनके अंदर इन लोगों को एक कोर्ट मार्शल के सामने पेश किया जाएगा और इनका एक मुकदमा चलेगा, वो स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं जो आर्मी एक्ट के अंडर वो ऑफेंसेस हैं, वो जनरल लॉ के अंडर नहीं है। तो जिस तरह आप देखते हैं कि अगर एक बंदे के ऊपर दहशतगर्दी की FIR दर्ज हो, तो वो नॉर्मल आपकी एडिशनल जो आपकी सेशंस कोर्ट है उसमें उसका मुकदमा नहीं चलता। उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट तश्कील दी गई है जिसको हम एंटी टेररिज्म कोर्ट कहते हैं, और उसका मुकदमा वहाँ चलता है। इसी तरह नैब के कानून के अंदर, क्योंकि एक स्पेशल लॉ है, तो उसके अंदर जो ऑफेंसेस होते हैं वो नैब की अदालत सुनती है। FIA का भी ऐसे है, बैंकिंग ऑफेंसेस का भी ऐसे है, और इस तरह बेशतर आपके ऑफेंसेस जो हैं आपके CNSA की स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड होती हैं, नोटिफाइड होती हैं। तो इसी तरह आर्मी एक्ट के तहत भी, क्योंकि वो एक स्पेशल लॉ है, उसके तहत भी जो कोई किसी किस्म का जुर्म कोई शहरी करेगा, जिस शहरी की हद तक वो कानून का इतलाक है, तो उस शहरी का उस हद तक का जो मुकदमा है वो आर्मी कोर्ट के अंडर चलेगा। वो एक स्पेशल लॉ है जो आपकी आइन ने अडॉप्ट किया था, वो स्पेशल लॉ के तहत जो स्पेशल अदालत होगी। लेकिन इसमें फैस के बाद थोड़ी सी ये रहनुमाई करना कि जैसे अभी आपने रेफरेंस दिया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का, एंटी करप्शन कोर्ट का, ये अलग अलग, तो इनमें तो जो जज साहबान समाअत करते हैं वो तो वही सेशन जजेस होते हैं ना, तो जो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी ये कौन लोग समाअत करेंगे? इसके अंदर उसी लॉ, उसी कानून के तहत जो है वो आर्मी पर्सनल कुछ हैं जिनको तैनात किया जाता है एज जज, उनको पावर दी जाती है। अब मैं वही बात है मेरी कि अगर तो इस चीज़ के ऊपर किसी को कोई इशू है या किसी को कोई है कि ये हमारा आर्टिकल 10A का राइट टू अ फेयर ट्रायल जो है वो इन्फ्रिंज होता है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है अदालत के अंदर। लेकिन 1952 से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर ये अदालतें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक अगर इनके ऊपर ना कोई चैलेंज आया और कोई चैलेंज सक्सीड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आगे भी इसकी सक्सेस नज़र नहीं आती। अगेन ये एक स्पेशल अदालत है, उसके अंदर एक स्पेशल किस्म का प्रोसीजर अडॉप्ट होता है, तो उसके अंदर अगर ये कानून देखिए, ये कार्रवाई इटसेल्फ कानूनी है या नहीं है, वो तो कानूनी है, वो क्योंकि उसके पीछे कानून है जो बैक करता है। अब अगर आपने ये कहना है कि वो कानून ही गलत है, तो फिर आप चैलेंज करके अदालत के अंदर उस कानून की वायरिस चैलेंज कर दें। और आपने अभी जैसे बात की कि ये पहले कभी नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है जो 9 मई को वाकयात हुए हैं इसका भी कभी तस्वर भी नहीं किया जा सकता था, इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की मेंटेलिटी के, इस तरह की सोच के शरपसंद, इस शदीद हद तक शरपसंद लोग हैं जो शहीदों के मुजस्मों को गिराएंगे, वो जहाज को। बिल्कुल आपकी बात बड़ी अच्छी, आपकी बात की है कि आपका एक पॉलिटिकल या आपकी एक जिस तरह की भी आइडियोलॉजी हो कि कोई लोग ये बहस करेंगे कि हमारे इदारे जो हैं उनके सियासत में मुदाखलत ठीक है, कोई कहेंगे गलत है, जो भी जिस तरह की भी आप एक आइडियोलॉजी रखते हैं, एक लाइन है जो मुझे लगता है कि वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और वो लाइन ये है
कि आपकी जो जिस तरह की भी आपकी जो अवाम है वो आके आपकी आर्मी तनसीबात, आपके शोहदा के मुजस्मे ये नहीं जला सकती, इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। देयर इज़ अ सर्टेन लाइन दैट यू डोंट क्रॉस इवन जब आप प्रोटेस्ट कर रहे होते हो। और मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे कहा कि बात यह है कि जब ये सारा का सारा रुख जो एक अवाम का, जब ये खान साहब की गिरफ्तारी हुई, ये सारा का सारा रुख कॉन्सेंट्रेटेड था एक अदारे के खिलाफ, एक हमारी मुल्क के इदारे के खिलाफ, और उस इदारे के जो तनसीबात और मुजस्मे थे उनके खिलाफ। तो बार बार कहा जा रहा था ना, इशारा किया जा रहा था, वही बात टारगेट कहा जा रहा तो था। बात यह है कि फिर ये बात आर्ग्यू की जा सकती है कि परहैप्स दिस वाज प्री प्लान, ये प्लान था कि हमने उस तरफ जाने, उसके बाद अवाम आउट ऑफ कंट्रोल हुई, आपने खुद हुक्म दिया, वो अलहदा बात है, लेकिन आपने खुद एक अवाम को लीड किया उस तरफ। तो बात यह है कि ये एक हम बड़े एक मैं कहता हूं कि अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस जो हैं वो पाकिस्तान में विटनेस कर रही हैं। हम एक बड़ी आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल में आगे ऐसी चीज़ कभी भी ना हो। लेकिन बात यह है कि जो आर्मी कोर्ट्स वाली कार्रवाई है, जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है, उस कार्रवाई इन एंड ऑफ इटसेल्फ वो इलीगल नहीं है, क्योंकि उसको एक कानून जो है, एक लॉ उसको उसकी इजाजत दे रहा है, एक कानून के तहत वो सारी हो रही है, तो वो गैर कानूनी नहीं हो सकती। हाँ, आपने अगर ये बहस करनी है कि जी बेशक ये कानून है लेकिन ये कानून ही बुनियादी हकूक के खिलाफ है, तो आप अदालत में जाके इस चीज को चैलेंज कर दें। मेरे अपने ख्याल से तो मुझे नहीं लगता कि ये चैलेंज सक्सीड करेगा। फैज़, अब ये थोड़ी सी रहनुमाई कर दें कि गवर्नमेंट ने एक जुडिशल कमीशन बना दिया जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में, जो कि इस वक्त सीनियर तरीन जज हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद सीनियर तरीन है, और सितंबर में वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो इस सूरत हाल में दो जज साहबान, उनको एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिए गए, कमेटी बनाई गई। अब उसको भी चैलेंज कर दिया गया है, और उसमें हमारे जो बड़े बड़े सीनियर और लोग हैं, जो है बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हैं, जिनकी ऑडियो के मसाइल आ रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी सरबराही में एक कमेटी एक बेंच तश्कील दे दिया है जो उसके ऊपर समाअत करेगा। इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ फायज़ ईसा साहब, क्योंकि पहले हम कहते हैं जुडिशरी में थोड़ी सी नाराज़गी आपस में नज़र आती है, फायज़ ईसा साहब बेंच के साथ वो इंक्वायरी कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि काजी फायज़ ईसा साहब की इंक्वायरी से तो हुकूमत को भी डरना चाहिए, क्योंकि जब वो इंक्वायरी शुरू करते हैं तो फिर किसी भी लेवल पे वो चीज़ों को सामने लेके आते हैं। दूसरी तरफ ये 5 रुकनी बेंच आ जाता है और ये समाज शुरू कर देता है। देखें, इसमें अब तीन मुझे लगता है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं जो हमने जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। पहला ये है कि क्या ये चैलेंज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अब ये कमीशन जो है, ये कमीशन एक कानून है, पाकिस्तान कमीशंस एक्ट 2017 उसके तहत बना गया है। तो एक कमीशन की जो तश्कील है, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कानून के तहत जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड था उस तरीके से इसको बनाया गया, वो कानूनी प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया और ये बनाया गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जो चैलेंज इन एंड ऑफ इटसेल्फ है वो मेरी नज़र में थोड़ा सा मशकूक नज़र आता है, और वो उसके अंदर भी कुछ मसाइल नज़र आते हैं मुझे कि इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, क्या वजह है कि आप ये जो इसका एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर था, लोगों की प्राइवेसी इन्वेड हुई, आर्टिकल 14 जो है आइन का, उसकी खिलाफ वर्जी हुई। तो अगर उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन बना दिया गया है, तो फिर क्यों इस कमीशन को चैलेंज किया जा रहा है, और क्यों इस कमीशन की वर्किंग को इतना रिगरसली अपोज किया जा रहा है। दूसरा सवाल फिर इसमें ये उठता है कि क्या ये जिन लोगों ने, जिनकी तरफ से ये फाइल हुई है पिटिशन, और जिन्होंने ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जो लेके गई हैं, उन सारों की उनकी पॉलिटिकल एलिजेंस किस साइड पे है वो तो सबको वाज़ेह तौर पर पता है। तो दूसरा फिर सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे जो मोटिवेशन थी इस कमीशन की तश्कील को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने की, उसका इशू कमीशन या इंक्वायरी से था, या जो चेयरपर्सन है इस कमीशन के उससे था। क्योंकि हमें ये बात तो बड़े वाज़ेह तौर पर पता है कि हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके चेयरमैन जो हैं, उनका एक
उनको कुछ खदशात हैं एक काजी फाजीसा साहब के साथ। तो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के किसी और से भी खदशात हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं उस तरफ आ रहा हूँ। तो बात ये है कि क्या ये मोटिवेशन हो सकती है? अगर ये मोटिवेशन है तो मेरी नज़र में कि ये दिस इज़ अ वेरी सैड एंड सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स कि हम एक इंडिपेंडेंट कमीशन अपॉइंट हुआ जिसके 3 मेंबरान हैं, जो एक पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ के ऊपर इंक्वायरी कर रहा है, कानूनी तौर पर तश्कील दिया गया, कानूनी तौर पर अपना काम कर रहा है, और उसको रोकने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि आपको चेयरमैन जो है उस कमीशन के, उनसे कोई खदशात हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि फिर इस हिसाब से काम रुक जाना चाहिए, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इस कमीशन का काम रोकना चाह रहे हैं। क्या ये नहीं चाह रहे कि पता चले कि वो जो है वो कहाँ से रिकॉर्डिंग्स लीक हुई और क्यों हुई? और फिर तीसरी बात इसमें शदाबी ये आ जाती है कि आपने जैसे कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो इस बेंच की सरबराही कर रही हैं। अब इसके ऊपर मेरा 1-2 रिजर्वेशंस हैं जो मैं अब आपके इस मीडियम से सामने ले आऊँ। वो पहले उसकी बात ये है कि इसमें से एक ऑडियो लीक जो है, या वो तो डायरेक्टली और 1-2 इनडायरेक्टली जो है वो लिंक होती हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल से। अब ये ऑडियो लीक सच्ची हो सकती हैं, ये झूठी हो सकती हैं, इनके पीछे जो भी है वो तो हमें इंक्वायरी के एंड में पता चल जाएगा। लेकिन बात ये है कि जब चीफ जस्टिस साहब की रिश्तेदार एक ऑडियो लीक के अंदर, मुबैना ऑडियो लीक के अंदर उनकी आवाज़ मौजूद हो, तो चीफ जस्टिस साहब का इस बेंच की सरबराही करना मुझे लगता है कि प्रॉपर नहीं था। चाहिए था इनको कि अपने आप को इस बेंच से दूर रखते और किसी और फाजिल जज साहब को जो है वो इस बेंच का सरबराह बना देते, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने खुद आके बैठा, और ये फिर इस सारी की सारी प्रोसीडिंग को मुतनाज़ा करेगा, और ये फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठेंगी, और उसकी जानिबदारी या गैर जानिबदारी के ऊपर जो है वो सवालात उठेंगे, जो मुझे लगता है कि अभी भी शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस बेंच में से रिक्यूज़ करके और किसी और को इस बेंच का सरबराह बना दें, ताकि ये जो एक और कंट्रोवर्सी खड़े होने जा रही है, जो हम सारों को नज़र आ रहा है, वो कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो। और साथ साथ इस पे एक और प्रॉब्लम ये भी है कि बड़ा वाज़े अब ये तो ओपन सीक्रेट है हमारे मुल्क में कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब और जो सीनियर प्यूनी जज साहब हैं, उनके बीच में भी कुछ जो उनके ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। कुछ उनकी रिलेशनशिप जो है वो, उसमें कॉर्डियलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि ये क्योंकि चीफ जस्टिस साहब सीनियर प्यूनी जस्टिस काजी फाजीसा साहब जो हैं वो कमीशन की सरबराही कर रही हैं, चेयरमैन है उस कमीशन के, तो फिर चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि ख़ुद इस मामले में बेंच की सरबराही ना करते, क्योंकि ये जो इम्प्रेशन देगा आम आवाम को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में, वो ये देगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब जब कमीशन के हेड लगे तो दूसरे जज साहब जो हैं वो उनका काम हिंडर करने के लिए उन्होंने बेंच बना दिया और अपने आप को सरबराह बना दिया। तो अब देखें, ये कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट में पहले बहुत ज़्यादा सवाल उठ गए हैं, जो एक बड़ा दुख देने वाली बात है हर पाकिस्तानी के लिए। सुप्रीम कोर्ट बड़ा एक अजीम अदारा है, उसके सारे जज साहब काबिल एहतराम हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज एन इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि अपने आप को इस कंट्रोवर्सी, इन कंट्रोवर्शियल सिचुएशन से बाहर। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, मैं चाह रहा हूं कि आखिरी सवाल का भी आप ये जवाब दे दें। सियासी जमातों पे पाबंदी लगाने का जो मामला है, क्या कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है? देखिए, मैं पहले भी अपना इस बारे में मौक़िफ़ दे चुका हूँ। मैं आपको फिर कहता हूँ कि मेरी नज़र में सियासी जमात जो है उनके ऊपर पाबंदी लगाना सरासर गैर आइनी है। इसके पीछे जो कानून भी है, वो कानून, मेरी दुआ है कि कभी चैलेंज होए और वो कानून स्ट्राइक डाउन हो जाए, क्योंकि इस तरह के मामलात आप डेमोक्रेटिक वो नहीं रोक सकते। आप अगर एक पार्टी को जो है वो ख़त्म कर देंगे तो वो किसी और नाम से पार्टी आ जाएगी और वो किसी और नाम से उभर के बाहर आ जाएगी। ये पहले भी हमारे मुल्क में किया जा चुका है। बेशक 9-10 मई के वाक़यात बहुत बुरे थे और वो नहीं। बहुत शुक्रिया फैज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब आपका। नाज़रीन, इस जुमे इतना इन टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।